हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज 8 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहली न्यूज़ एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स एएफआई के बारे में है। इंडिया ने एएफआई में काफ़ी लो स्कोर किया है इस बार और इंडिया का स्कोर है 0.352। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में बात की जाती है स्कॉलर्स के फ्रीडम की कि वो किस तरह से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं विदाउट एनी रिस्क ऑफ ऑफिशियल इंटरफेरेंस। इसके अलावा उनको यहाँ पर कोई प्रोफेशनल डिसएडवांटेज ना हो, तो ये सारी चीज़ें देखता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश किया ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल टाइम सीरीज डेटा सेट, जहाँ पर क्लोज कॉरपोरेशन रहा फ्रेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी एर्लगेन न्यूरेमबर्ग का स्कॉलर एट रिस्क एंड वी डेम इंस्टीट्यूट के साथ। डिटेल्स जान लेते हैं। ये इंडेक्स जो है वो प्रपोज करता है जिसमें ईच कंट्री को स्कोर दिया जाता है ताकि वो डिटरमाइन कर सके क्या है उनके कंट्री में एकेडमिक फ्रीडम। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी और एकेडमिक सेंटर हैं क्या वो इस फ्रीडम को इंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं। इसमें जो ये इंडेक्स जो है वो ट्राई करता है क्वांटिफाई करने की कि जो फ्रीडम है यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स की, ताकि वो किसी भी पॉलिटिकल डिबेट को या कल्चरल कंट्रोवर्शियल टॉपिक को डिस्कस कर सकें विदाउट एनी फियर फॉर देयर सेफ्टी और स्टडीज़। इसमें जो स्कोर दिया जाता है वो 0 से 1 के स्केल पे दिया जाता है। इस इंडेक्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता है 35 कंट्रीज़ के लिए, जिसमें यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। एएफआई इंडेक्स में जिन कंट्री ने टॉप किया है उसमें उरुग्वे और पोर्टुगल शामिल हैं, जिनका स्कोर रहा 0.971 दोनों का। जिसको फॉलो किया है लैटविया ने, जिसका स्कोर था 0.964, और जर्मनी जिसका स्कोर था 0.960। तो यहाँ जो है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। एएफआई जो है वो देखिए यहाँ पर स्कोर को इवैल्यूएट करने के लिए 8 कंपोनेंट का यूज़ करता है, जिसमें पहली है फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कैंपस इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट टू एकेडमिक फ्रीडम अंडर द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, और आखिरी है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये सारे 8 फैक्टर हैं जिनको यूज़ किया जाता है इस इंडेक्स में। इंडिया के बारे में बात की जाए कि इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा इस इंडेक्स में। देखिए इंडिया के बारे में तो पहले ही जैसे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर इंडिया का स्कोर काफ़ी लो है, जो कि 0.352 है, जिसको फॉलो कर रहा है सऊदी अरेबिया जिसका स्कोर 0.278 रहा, और लीबिया जिसका स्कोर 0.238 रहा। इंडिया की जो पोजीशन है साउथ एशिया में वो 5th पोजीशन रही। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे मलेशिया, उनका स्कोर 0.582, पाकिस्तान 0.554, ब्राज़ील 0.466, सोमालिया 0.436। इसके अलावा यूक्रेन ने भी यहाँ पर इंडिया से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी जो एएफआई इंडेक्स में जो स्कोर है वो हमारी कंट्री से बेहतर रही है। इंडिया ने कई सारे कंपोनेंट है जिसको में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कैंपस इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलती है एकेडमिक फ्रीडम में वो भी मिस है हमारी कंट्री में। यहाँ पर जो मोस्ट यूनिवर्सिटी है कंट्री में उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का। इसके अलावा जो भी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक इशू होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो भी मेजॉरिटी ऑफ अपॉइंटमेंट होती है टॉप रैंकिंग पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर जो वाइस चांसलर का जो पोस्ट होता है रजिस्ट्रार, इसको काफ़ी पॉलिटिसाइज किया जाता है, यानी कि इसमें काफ़ी कह सकते हैं कि नेपोटिज्म देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो ना सिर्फ एकेडमिक फ्रीडम को बल्कि क्रिएटिव फ्रीडम को भी चोक करते हैं। इसके अलावा ये करप्ट प्रैक्टिसेस को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है। इससे जो है कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जैसी चीज़ें प्रमोट होती हैं स्टाफ के अपॉइंटमेंट में और स्टूडेंट के एडमिशन को लेकर के।
तो ये जो है ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। ये एक रेंट सीकिंग कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है एकेडमिक कम्युनिटी के अंदर। सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन जो बताया गया है इसमें कहा गया है कि जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लेके आई गई है अभी गवर्नमेंट ने जो कुछ दिन पहले इसको लॉन्च किया था NEP 2020 को, तो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो हमारे हायर एजुकेशन है रेगुलेटर्स हैं उनको यहाँ पर मर्ज करने की बात की गई है ताकि एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन को इंश्योर किया जा सके। अगली न्यूज़ है बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए एक रीसेंट स्टडी की गई लैंसेट के द्वारा, जो कि एक वीकली पीयर रिव्यूड जर्नल मेडिकल जर्नल है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है उसने रैंक किया है 3rd and 5th फ्रॉम द बॉटम उन कंट्रीज़ में जहां पर 19 ईयर ओल्ड बॉयज़ और गर्ल्स की जो बॉडी मास इंडेक्स है वो लो है। ये स्टडी जो है वो प्रोवाइड करती है एक न्यू एस्टिमेट फॉर हाइट एंड BMI ट्रेंड इन 2019 अक्रॉस 200 कंट्रीज। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको मेजर किया जाता है एज ए रेशियो ऑफ वेट और स्क्वायर ऑफ हाइट, यानी कि जिसका भी आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना है उसकी वेट को आप केजी में लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे उस पर्सन की हाइट के स्क्वायर से, तो आप उसका बॉडी मास इंडेक्स जान सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन में जो नॉर्मल BMI रेंज है उसको डिफाइन किया गया है 18.5 से 24.9 के रेंज में। इसके अलावा जो ओवरवेट पर्सन है उनकी BMI 25 या उससे ज़्यादा होगी। ओबीस पर्सन की जो BMI रेंज है वो 30 और उससे हायर बताई गई है। देखिए यहाँ पर किस तरह से मेंशन किया गया है, अगर किसी की बिलो 18.5 है तो वो अंडर वेट है यानी कि वो हेल्दी पर्सन नहीं है, लेकिन अगर 18.5 से 24.9 के बीच में है तो वो नॉर्मल वेट में आएगा। और ये प्री ओबेसिटी किसको कहा जाएगा? जिसकी BMI रेंज 25 से 29.9 के बीच में है, तो ये एक तरह से अंडर वेट पर्सन है, यानी कि नॉर्मल वेट से वो थोड़ा ज़्यादा है। जो उसकी नॉर्मल रेंज की जो लिमिट है, जो मैक्सिमम है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो इस तरह के पर्सन को ओबीस कहा जाएगा। फिर अगर इससे ज़्यादा हो तो वो ओबीस की कैटेगरी में आएगा और उसकी भी डिफरेंट क्लास है, क्लास 1, 2 और 3, तो उसी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। की फाइंडिंग क्या है? देखिए जो मीन BMI है 19 ईयर ओल्ड बॉयज़ की इंडिया में वो 20.1 देखी गई है। अगर कंपेयर किया जाए जो हाई रेंज बताई गई है 29.6 जो कि कुक आइलैंड में देखने के लिए मिली है। इसके अलावा जो सबसे लो है वो 19.2 है इथियोपिया में। इंडियन गर्ल्स के बारे में बात की जाए तो उनकी जो मीन BMI है वो 20.1 है। अगर उसको कंपेयर किया जाए टोंगा जहाँ पर की गर्ल्स की BMI काफ़ी हाई है जो कि 29 है, और जो सबसे लो है वो तिमोर लेस्ट में है 19.6। इसके अलावा जो मीन हाइट है इंडिया में 19 ईयर ओल्ड बॉय की वो 166.5 सेंटीमीटर है और गर्ल्स की 155.2 सेंटीमीटर है, जो कि काफ़ी बिलो है नीदरलैंड के बॉय की हाइट से जो कि 183.8 सेंटीमीटर है, और वहाँ की गर्ल की जो मीन हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो 20 सेंटीमीटर या उससे हायर डिफरेंस है उन कंट्रीज़ में जहाँ पर टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट की जो मीन हाइट है वो रिप्रेजेंट करती है अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर ऑफ ग्रोथ गैप ऑफ 4 गर्ल एंड अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर फॉर बॉयज़। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, यहाँ पर 19 ईयर ओल्ड गर्ल जो है इंडिया में उसकी जो है सेम मीन हाइट है जो डच की गर्ल है 12 साल की उससे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एज गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडिया में 19 ईयर ओल्ड गर्ल की जो मीन हाइट है वो डच की 12 ईयर ओल्ड गर्ल की हाइट से मैच कर रही है। इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया, यहाँ पर जो बर्डन है वो डबल दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन इस दोनों तरह की समस्या बनी हुई है। यानी कि किसी इंसान के पास ऐसा स्थिति है कि उनको खाने के लिए सही से नहीं मिल रहा है और कुछ लोग इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि वो ओवरवेट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ओवरवेट और ओबेसिटी है एमंग एडोलेसेंस
वो इंडियन गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में काफ़ी लो देखा गया है अगर उसको कंपेयर किया जाए डेवलप नेशन से। रीज़न यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है यहाँ। जैसे देखिए यहाँ पर जो इंटेक है, डाइटरी इंटेक है, वो सबको एक तरह का नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो पेरेंटल एजुकेशन है वो भी सही नहीं है। ऑक्यूपेशन जो उनका काम है वो उस तरह का नहीं कि वो इतनी अर्निंग कर पाए, तो उस सीधे सीधे उनका जो इनकम है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और फैमिली बड़ी है तो वहाँ पर उनको सबको उस तरह का न्यूट्रिशनल फूड देना काफ़ी मुश्किल है। और इसके अलावा कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो वहाँ पर अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, जिसके वजह से वो ओबीस कैटेगरी में लाई करते हैं। वे अहेड क्या है? देखिए यहाँ पर ज़रूरत है एक रेगुलर डाइट की और न्यूट्रिशन सर्वे की, ताकि जो इंक्रीजिंग ओवरवेट और ओबेसिटी है चिल्ड्रंस और एडोलेसेंस में उसको कम किया जा सके। तो इंडिया के अंदर ये काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा ओवरवेट और ओबीस पर्सन जो है मोस्टली एडल्ट एज के लोग कैरी करते हैं। इसका एक कारण बताया जा रहा है यहाँ पर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स और कुछ केसेस में कैंसर को भी इसका एक प्रमुख कारण बताया गया है। अगली न्यूज़ है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है? इंडिया ने यहाँ पे अपनी लेटेस्ट ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को लॉन्च किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जहाँ पर वर्क हॉर्स रॉकेट PSLV C49 का यूज़ किया गया है। इसके अलावा 9 अदर कस्टमर सैटेलाइट को यहाँ पर कैरी आउट किया गया है स्पेस में इस रॉकेट के द्वारा, जहाँ पर 4 जो कस्टमर सैटेलाइट हैं वो यूनाइटेड स्टेट और लग्जमबर्ग से हैं। इसके अलावा जो अनदर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हैं वो लिथुआनिया से हैं। इसको लॉन्च किया गया लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि साउथर्न आंध्र प्रदेश में है, जो कि चेन्नई के काफ़ी क्लोज है। हाईलाइट्स क्या है? इसरो ने यहाँ प्लान किया है कि वो मोर देन 20 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा इन फिजिकल ईयर 2020 टू 2021, जिसमें कि हाई प्रोफाइल मिशन लाइक आदित्य L1 जो कि फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी मिशन है सन के लिए। इसके अलावा अनमैन्ड गगनयान जो कि प्रीकर्सर है इंडिया की पहली मैन्ड स्पेस फ्लाइट का। डिटेल्स जान लेते हैं। EOS-01 जो है वो एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट यानी कि राइसैट है, जो कि वर्क करेगा विथ राइसैट 2B और राइसैट 2BR1 के साथ मिलकर, जिसको कि लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। EOS-01 को इनिशियली जो उसका नेम है वो राइसैट 2BR2 रखा गया था और सपोज किया जा रहा था कि ये थर्ड होगी जो 3 स्पेस क्राफ्ट कॉन्स्टलेशन है, जिसका एम है ऑल वेदर राउंड द क्लॉक सर्विस प्रोवाइड करना हाई रेजोल्यूशन इमेज के लिए, यानी कि जिसका काम है 24 आवर इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करना जहां पर हाई रेजोल्यूशन इमेज लिए जा सके। EOS-01 की अगर बात की जाए तो इसरो जो है यहाँ पर एक न्यू नेमिंग सिस्टम की ओर मूव कर रहा है अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए, जिसको अभी थीमेटिकली नेम किया गया है अकॉर्डिंग टू द पर्पस जिसके लिए इसको बनाया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्टोसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट जिसको जो कि प्रोवाइड करता है डेटा फॉर लैंड टोपोग्राफी और मैपिंग, वाइल यहाँ पर ओशन सैट सैटेलाइट है जिसका मकसद यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना है सी के ऊपर। इसके अलावा सम इनसैट सीरीज, रिसोर्स सैट सीरीज, जीसैट, स्कैटसैट और सम अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करती हैं। इनका नाम डिफरेंटली रखा गया है फॉर जो कि भी इसके स्पेसिफिक जॉब इनको असाइन किए गए हैं उसके हिसाब से। यहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज़ किया जाता है इस तरह के जॉब को परफॉर्म करने के लिए। लैंड और फॉरेस्ट मैपिंग, मॉनिटरिंग, मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर और मिनरल और फिशेज, वेदर एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, सॉइल असेसमेंट, जियो स्पेशल कंटूर मैपिंग, ये सभी चीज़ें डन की जाती हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के द्वारा। रडार इमेजिंग के बारे में जान लेते हैं। ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 है ये यहाँ पर यूज़ करता है सिंथेटिक अपर्चर रडार का, ताकि यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड की जा सके लैंड की। जो सबसे बड़ी एडवांटेज है इस रडार इमेजिंग की तो वो ये है कि ये ऑप्टिकल
इंस्ट्रूमेंट इसमें होता है जो कि वेदर, क्लाउड या फॉग से बिल्कुल ही अनअफेक्टेड होता है। इसके अलावा जो लैक ऑफ सनलाइट है उसका भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये इन सब के रहते हुए भी हाई क्वालिटी की इमेजेस को कैप्चर कर सकता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, किसी भी समय पे ये इस तरह की इमेजेस को कलेक्ट कर सकता है। यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको कि यूज़ किया जाता है रडार के द्वारा, यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑन लैंड कैन बी कैप्चर्ड इन द इमेज। इसके अलावा जो लो वेवलेंथ सिग्नल है उसको कैप्चर किया जा सकता है ट्री कवर और वेजिटेशन में भी। यहाँ पर एक हायर वेवलेंथ सिग्नल जो कि पेनिट्रेट करता है इवन डेंस ट्री कवर जो कि यहाँ पर कवर करता है कॉन्टूर ऑफ लैंड बीनीथ। इसके अलावा EOS-01 यहाँ पर एक्स बैंड रडार का यूज़ करता है ताकि ऑपरेट किया जा सके लो वेवलेंथ में भी, और इसको कंसीडर किया जा रहा है वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटरिंग ऑफ अर्बन लैंडस्केप एंड इमेजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट लैंड के लिए। EOS-01 जो है इसका इंटेंट किया गया है ताकि एग्रीकल्चर के फील्ड में, फॉरेस्ट्री और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में भी ये सपोर्ट कर सके। ये रडार जो है इसकी इमेज जो है उसको कंसीडर किया जाता है इमेंसली यूजफुल फॉर मिलिट्री रिक्वायरमेंट ऑल्सो। PSLV रॉकेट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर अर्थ जो EOS-01 है उसको लॉन्च किया इसरो के द्वारा, जहाँ पर एक न्यू वेरिएंट ऑफ PSLV रॉकेट का यूज़ किया गया है। ये वेरिएंट ऑफ PSLV जो है ये अपनी यूज़ के बाद भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो लास्ट स्टेज होता है जहाँ पर रॉकेट जो होता है वो सेपरेट हो जाता है सैटेलाइट से, तो यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है वो अपनी एक ऑर्बिट को एक्वायर कर लेगा जिसको यूज़ किया जा सकता है ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म के तौर पे फॉर अदर ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, ताकि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा सके स्पेस में। तो यहाँ पर जो फोर्थ स्टेज होगा सैटेलाइट का, तो यहाँ पर जो फोर्थ स्टेज होगा वो यहाँ पर एक्ट करेगा लाइक अ सैटेलाइट, जिसकी लाइफ स्पैन होगी 6 मंथ की। अगली न्यूज़ है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का कहना है कि जो 42 एंटी कैंसर ड्रग है उनकी प्राइस में 90% तक का रिडक्शन देखने को मिला है, और इसका कारण नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की जो रैशनलाइजेशन पॉलिसी है जिसको 2019 में स्टार्ट किया गया था उसको बताया गया है। NPPA ने एक पायलट प्रोग्राम को लॉन्च किया है जहां पर ट्रेड रैशनलाइजेशन किया गया है 42 एंटी कैंसर ड्रग का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बताया जा रहा है अफोर्डेबल हेल्थ केयर का सफरिंग जो पेशेंट है उनके लिए। यहाँ पर ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क यानी कि AIDAN ने अप्रिशिएट किया है इस स्टेप को, जहाँ पर NPPA ने कर्व किया है जो भी सेल है एंटी कैंसर मेडिसिन की, वहाँ पर उसके जो ट्रेड है उसमें कैपिंग किया है, जिससे कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो है वो ईजिली एंटी कैंसर ड्रग को अवेलेबल कराया जा सकता है। अभी कैंसर जो है वो एक लीडिंग कॉज बना हुआ है एडल्ट की इलनेस और डेथ के लिए, क्योंकि ये क्रॉनिक और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कैंसर जो है सेकंड लीडिंग कॉज है ग्लोबल डेथ का, और 2018 में ही 18 मिलियन केसेस ग्लोबली देखने को मिले, जिसमें 1.5 मिलियन केसेस अकेले इंडिया से ही थे। तो ये जो यहाँ पर जो डेथ है इंडिया में जो 2018 में हुई थी वो अराउंड 0.8 मिलियन थी ड्यू टू कैंसर, जबकि ग्लोबली जो डेथ हुई थी वो 9.5 मिलियन थी। तो यहाँ पर इंडिया के लिए ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि ये केसेस जो हैं इंडिया में डबल हो जाएंगे 2040 तक, ऐसा इनका एस्टिमेट है। NPCDCS यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक, इसको इम्प्लीमेंट किया गया अंडर नेशनल हेल्थ मिशन फॉर अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्टिविटीज़। इसके बाद यहाँ पर आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि जो भी पुअर या वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन को कम किया जा सके,
जो कि हॉस्पिटल्स के जैसे कि चार्जेस होते हैं उनकी वजह से होता है, और जो भी मेडिसिन खरीदनी होती है उनको वो काफ़ी महंगी होती है। तो अगर इस तरह की योजना को अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इस तरह का जो फाइनेंशियल बर्डन है और जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी, वो प्रोवाइड कराई जा सकेगी वल्नरेबल ग्रुप को। एनपीपीए जो कि रेगुलेट करता है प्राइस ऑफ ऑल ड्रग्स, वो अकॉर्डिंग टू ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के हिसाब से होती है। यहाँ पर जो सीलिंग प्राइस है उसको फिक्स किया जाता है एज पर द लिस्ट ऑफ मेडिसिन, जो कि स्पेसिफाइड की जाती है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस की सीलिंग की जाती है, यानी कि इस लिमिट से ऊपर वो प्राइस नहीं रख सकते हैं। तो ये जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है, इसके फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस की सीलिंग की जाती है। अगली न्यूज़ है रो पैक्स सर्विस के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए प्रधानमंत्री ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है रो पैक्स टर्मिनल को हजीरा में, और इसको फ्लैग ऑफ किया गया है इस सर्विस को बिटवीन हजीरा एंड घोघा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। रो पैक्स सर्विस जो है एक वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो कि ईस्टर्न वाटर फ्रंट डेवलपमेंट के अंडर है। की पॉइंट क्या है, देखिए हजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सर्विस जो है वो वर्क करेगी एज ए गेटवे टू साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र रीजन में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी घोघा से हजीरा की उसको रिड्यूस किया जा सकेगा 370 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक। ये जो यहाँ पर जो रिड्यूस कार्गो ट्रैवल टाइम है जिसके वजह से फ्यूल की काफ़ी सेविंग होगी, और कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 9000 लीटर जो फ्यूल है वो डेली सेव किया जा सकेगा। तो इसका एक इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे जो पड़ता था उसको भी कम किया जा सकेगा, क्योंकि जब फ्यूल बर्न होता है तो वहाँ से CO2 का इमिशन होता है, तो इससे CO2 के इमिशन में भी काफ़ी कमी आएगी। और कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 24 मिलियन टन्स पर डे इस तरह की इमिशन होती है। तो सोचिए हमारा इन्वायरमेंट इससे कितना ज़्यादा प्रभावित होता होगा। इसके अलावा इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको भी इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो एक्सेस है सौराष्ट्र रीजन में वो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसके वजह से जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको भी यहाँ पे क्रिएट किया जा सकेगा। तो इस फेरी सर्विस के स्टार्ट होने से जो पोर्ट सेक्टर है, फर्नीचर, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, इस तरह की जो भी इंडस्ट्री है सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में, उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ जो इको टूरिज़्म है या रिलीजियस टूरिज़्म गुजरात में होते हैं, स्पेशली जो पोरबंदर, सोमनाथ, द्वारका और पालीताना है, वहाँ पर इसको काफ़ी बड़ा ग्रोथ देखने को इसमें मिल सकता है। तो जो बेनिफिट है इस तरह की इन्हेंस्ड कनेक्टिविटी का फेरी सर्विस के थ्रू, उससे जो है टूरिस्ट का जो फ्लो है वो काफ़ी बढ़ेगा। जो भी फेमस एशियाटिक आइकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गिर में, वहाँ पर बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए जो घोघा दाहेज फेरी सर्विस है उसको काफ़ी पहले से ही शुरू करने का सोचा जा रहा था। 1995 में ही इसका जो इनिशिएट करने का यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा था। तो यहाँ पर कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस जो है कंस्ट्रक्शन के लिए, और जो रोरो फेरी सर्विस है घोघा दहेज में, उसको रिसीव किया गया 14 जून 2010 में, और प्रोजेक्ट को यहाँ पर 2012 में स्टार्ट किया गया। इसके बाद जो कमीशनिंग है इस प्रोजेक्ट की उसको अक्टूबर 2017 में पूरा कर लिया गया। अगली एक छोटी सी न्यूज़ है गवर्नमेंट टेकथॉन 2020 की, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट टेकथॉन 2020 एक 30 आवर्स की पैन इंडिया वर्चुअल हैकेथॉन है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया IEEE नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC और ओरेकल के द्वारा अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MEITY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका सक्सेसफुल कंक्लूजन हुआ 1 नवंबर 2020 को। गवर्नमेंट टेकथॉन 2020 के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे 447 इंथुजियास्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया, जो कि 100 टीम पार्टिसिपेट की थी इस हैकेथॉन में। तो यहाँ पर जो 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उसको प्रोवाइड किया गया 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शामिल थी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शामिल थी। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन एनर्जी का।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का NIC को इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। IEEE जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको डेडिकेट किया गया है ताकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाई जा सके, ताकि जो हमारी ह्यूमैनिटी है उसको बेनिफिट पहुंचाया जा सके। ओरेकल क्लाउड जो है वो ऑफर करती है एक कंप्लीट सूट ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, ताकि सेल, सर्विस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस और सप्लाई चेन को यहाँ पर इजीली अवेलेबल कराया जा सके। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।